आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की। मुल्क के अंदर कोविड की वजह से इंतहाई अबतर सूरत हाल चंद रियासतों के अंदर बनती नजर आ रही है और इस सिलसिले में अब मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला के साथ अब से थोड़ी देर बाद 12:30 बजे के करीब वज़ीर आज़म की तरफ से मीटिंग की जाएगी और इस अहम इजलास के दौरान मुल्क के अंदर आगे का लाहेमल क्या तैयार किया जाए, इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। महाराष्ट्र में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए थे, इसके बाद मुल्क की दीगर रियासतों में भी कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। इन्हीं हालात के पेश नजर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल मीडियम के जरिए रियासतों के वज़ीर आला से तबादला ख्याल करने जा रहे हैं। कयास आराइयां की जा रही हैं कि इस मीटिंग में मुल्क की कई रियासतों में पाबंदियां आयद किए जाने के मुतालिक कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच इसके साथ ही कुछ रियासतों में हुकूमत ने बड़े शहरों में खासतौर से जहां पर नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का पहले से फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी वज़ीर आला से राय ली थी, बातचीत की थी। वहीं वज़ीर आज़म और रियासतों के वज़ीर आला के दरमियान यह अहम इजलास आज दोपहर 12:30 पर शुरू होगा और कहा जा रहा है कि इस दौरान वज़ीर आज़म रियासतों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से उठाए जाने वाले इकदामात का जायजा ले सकते हैं। यह अंदाजा लगाया जा रहा कि मरहलावार तरीके से चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अगले मरहले में ज्यादा से ज्यादा अफराद को वैक्सीन देने पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। बड़ी बात यह कि वज़ीर आज़म का इजलास ये जनवरी के बाद दूसरा इजलास होगा। 16 जनवरी को जब पूरे मुल्क के अंदर तारीखी कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म ने सभी वज़ीर आला की राय ली थी और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर किस प्लान के साथ काम अंजाम दिया जा सकता है, कैसे काम मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में जब वज़ीर आज़म की तरफ से राय ली गई थी तो उसके बाद मरकज़ ने इस पर एक हतमी फैसला लेकर 16 जनवरी 2021 को जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था और गुज़श्ता रोज उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को फिलहाल 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में कयास आराइयां ये लगाई जा रही हैं कि मुख्तलिफ रियासतों में, महाराष्ट्र के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, कुछ हिस्सों में यहां पर सरकार की तरफ से रियासती इंतजामिया जो है उसने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। लेकिन अब वज़ीर आज़म की सदारत में जहां पर आज वर्चुअल मीटिंग 12:30 बजे जब इजलास शुरू होगा तो कई अहम फैसले मुतवक्को हैं, जहां पर माना जा रहा है कि शायद नाइट कर्फ्यू या दोबारा बंदिश आयद करने के हवाले से भी गुफ्तगू हो सकती है और वज़ीर आला जिनकी आज राय वज़ीर आज़म की तरफ से ली जाएगी आज की इस इजलास से कबल। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज काफी कुछ गहमा गहमी होने वाली है और जम्मू कश्मीर को लेकर भी आज बातचीत की जा सकती है। दरअसल ऐवान के अंदर आज बजट पेश किया जा सकता है, जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया जा सकता है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण जो कि बजट पेश कर सकती हैं और दूसरी बार ऐसा होगा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का बजट दिल्ली से पेश किया जाएगा। एग्रीकल्चर शोबा हो, तामीर और तरक्की के लिहाज से आज का बजट जो है, ये बजट अगर पेश होता है तो काफी अहम माना जा रहा है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए तरक्याती मंसूबे हैं उन पर खुसूसन गुफ्तगू की जा सकती है, उस पर सरकार का ज्यादा जोर हो सकता है। इस बीच आपको बताते चलें कि आज बजट अगर पेश होता है बाद दोपहर, इस सिलसिले में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए जो 1 साल की मुराद रहेंगी, इस हवाले से सरकार इकदामात करने जा रही है, उस हवाले से बात होगी। उन सब के बीच में आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बजट पार्लियामेंट में आज पेश किया जा सकता है। तवक्को की जा रही है कि मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज 2021-22 के बजट तखमीने और 2021-22 के जो लोकसभा में ये बजट पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर अखराजात या दीगर जो मामलात हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुराद, जो अखराजात हैं, वो तमाम चीज़ें आज के बजट में ऐड ऑन तो होंगी। लेकिन ये दूसरा मौका होगा जब यूटी का बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो गुज़श्ता साल पेश किया गया था, गुज़श्ता बरस रहा था जम्मू कश्मीर यूटी का साल 2020-21 के लिए और 21-22 के लिए, आज इससे ज्यादा शायद सरकार ऐलान कर सकती है। तो ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दूसरा बजट आज पेश किया जा सकता है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण
जो कि आज इस बजट के हवाले से ऐवान में अपनी बात रख सकती हैं और खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए तरक्याती मंसूबे हैं उनको लेकर सरकार ज्यादा उन पर फोकस कर सकती है। मंसूबों को मुकम्मल करना हो या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से या जो वज़ीर आज़म डेवलपमेंटल पैकेज था, तरक्याती पैकेज था, उस हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है और आज बजट पेश किया जा सकता है। इसका इंतजार किया जा रहा है कि अगर ये बजट पेश होता है तो इसमें कोई खास इस बार जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी बात, जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। आज के बजट में इंतजार काफी ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि नुकसानात तमाम शोबों को लॉकडाउन और उससे कबल भी जम्मू कश्मीर के अंदर उठाने पड़े हैं। बढ़ते आगे बात जरा डोमिसाइल के हवाले से, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर जिस तरह के जम्मू कश्मीर के आदादोशुमार सामने आए थे, सरकार ने भी इस पर वजाहती बयान जारी किया और मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 में दफा 370 और 35 की मनसूखी के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह सरहद पार से फायरिंग, जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी, इन सभी मामलों का जिक्र किया। लेकिन दफा 370 के मुतालिक व्हाट्सएप चैट लीक होने की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है, यह साफ कर दिया गया। उन्हें कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। यूटी में कुल 33.21 लाख जो दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। डोमिसाइल अब तक सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। 2,15,000 लोगों की दरख्वास्तें जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना देने का भी फैसला किया। बहुत सारे लोग जिनकी फॉर्मेलिटीज जब जमा करवाई गई, जब बताया गया कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ कमियां रही। टेक्निकल बुनियादों पर ये जो मुस्तरद थे कागजात हुए, लेकिन यूटी में 32,31,000 अफराद को अब तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। जी किशन रेड्डी जिनकी तरफ से ऐवान के अंदर बताया गया है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि 5 अगस्त 2019 में दफा 370 और 35 की मनसूखी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहद पार से फायरिंग, जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों में 31 शहरी और 29 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। और मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और गोलाबारी के वाक़यात दहाइयों से जारी है। इसके खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तानी फायरिंग से न सिर्फ आम शहरी बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार भी लुक़मा अजल बनते हैं। उनके मुताबिक 5 अगस्त 2019 से 28 फरवरी 2021 तक ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं जहां पर 31 आम शहरी, 39 सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जान गंवा बैठे। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों की हिफाजत के लिए जेर जमीन बंकर तामीर किए जा रहे हैं, ये भी उन्होंने जानकारी दी। और मरकजी हुकूमत ने सरहद पार से फायरिंग की सूरत में इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 14,460 बंकरों की मंजूरी दी है। ये जानकारी वही दी गई जो इससे पहले भी दिया जाता रहा है। सरहदी इलाकों में पहले ही 7,856 बंकर तामीर किए गए, ये बताया गया। दीगर बंकरों की तामीर जारी है। साथ ही जम्मू कश्मीर में कुल 32,31,000 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। 2,15,000 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। लोकसभा में यह भी कहा गया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अजरा के लिए 35,44,338 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें 32,31,353 दरख्वास्त दहिंगान को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया। जबकि जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़ाब्ता-कार के कवायद में कुछ दस्तावेजात की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देता है। जिन दरख्वास्तों में मुकर्ररा दस्तावेजात की कमी पाई गई है वो मुस्तरद किए गए, लेकिन 32 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अब तक दिए जा चुके हैं। इधर भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का इम्कान नजर आ रहा है, जहां पर गुज़श्ता दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच 24 फरवरी के रोज बातचीत हुई थी। डीजीएमओ लेवल की बातचीत के दौरान सीज फायर मुआहिदे पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध-तास मुआहिदा यानी इंडर वाटर ट्रीटी के मुतालिक भी दोनों ममालिक के दरमियान कमिश्नर सतह की बातचीत कुछ दिनों में हो सकती है। वहीं इससे कबल कमिश्नर प्रदीप कुमार, जो भारत के कमिश्नर है प्रदीप कुमार सक्सेना, उनने खुसूसी इंटरव्यू में चंद अहम बातें बताई। उन्होंने साफ किया कि मुआहिदे के मुतालिक जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध-तास मुआहिदे पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान 19 सितंबर 1960 को दस्तखत हुए थे और इसके तहत मशरकी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी औसतन सालाना बहाव के 33 मिलियन एकड़ फीट MAF पानी को भारत के लिए मुख्तस किया गया है। और साथ ही जो भारत की तरफ से
पन बिजली मंसूबों के डिजाइनों के बारे में पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उस पर उनका साफ कहना है कि भारत मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए पुरज़्म है, इसके लिए कोशां हैं। हम बातचीत के जरिए अमूर के दोस्ताना हल पर यकीन रखते हैं। इस मुलाकात के दौरान दरियाई चिनाब पर भारतीय पन बिजली मंसूबों के डिजाइन पर पाकिस्तान के एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि जारी तबादला ख्याल से उन अमूर पर एक हल तय पाएगा जो गुज़श्ता 2-2.5 बरसों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त तातुल का शिकार रहे हैं और इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो पाई है। इधर टेनिस के मैदान में, खेल के मैदान में भी खिलाड़ी एक साथ नजर आएंगे। एहसामुल हक कुरैशी और मारूफ भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना एक साथ एक ट्रैक पर नजर आएंगे, जबकि पाकिस्तान की 7 रुकनी टीम घुड़सवारी टीम जो कि दिल्ली पहुंच चुकी है और वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के उससे कबल जो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है, मैचेस भारत में खेले जाएंगे, जिसके लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां पर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनको भारत की तरफ से वीजाज जारी कर दिए गए हैं और मुश्किलात दूर की गई हैं। कश्मीर से मेहमान परिंदों की वापसी का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। महकमे ने दावा किया है कि इस साल कश्मीर में नए 2 मेहमान परिंदों का इजाफा हुआ है। इस साल कश्मीर आने वाले मेहमान परिंदों के सर्वे अगर अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, ताहम महकमा का कहना है कि इस साल तकरीबन 12 लाख से ज्यादा परिंदों ने कश्मीर का रुख किया है और इनमें 2 ऐसे परिंदे भी शामिल हैं जो पहली बार रिपोर्ट हुए हैं, यानी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वाज़ेह रहे कि सरमा की आमद के साथ ही कश्मीर के आबी पनागाहों के 4 चांद लगाने वाले हर साल लाखों मुहाजिर परिंदे मुख्तलिफ मालिक से आते हैं। रवां साल आने वाले मुहाजिर परिंदों की तादाद के बारे में महकमे की जानिब से बताया जाता है कि गिनती कर रहा है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल भी 12 लाख से जायद परिंदों की आमद हुई है और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं। इन मुहाजिर परिंदों से न सिर्फ आबी पनागाहों की रौनक बढ़ जाती है, बल्कि वादी का हुस्न भी दोबाला होता है। जम्मू सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ आबी पनागाहों पर जहां पर ये परिंदे वापस आते हैं और खेती बाड़ी के काम के साथ साथ शुरू होने के साथ या मौसम बहार में जम्मू कश्मीर से इन परिंदों की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। माहौलियात के माहिरीन कहते हैं कि गुज़श्ता साल 10 लाख मुहाजिर परिंदों ने कश्मीर का भी रुख किया। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी लाखों परिंदे आए और उम्मीद की जा रही कि इससे ज्यादा परिंदे आने वाले कुछ सालों के दौरान आएंगे, जो कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इन परिंदों का यहां पहुंचना बेहद जरूरी है। मौलाना साजिद रशीदी ने भी साबिक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के उस अमल की पुरजोर मुखालफत की है जिसके तहत वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयात को हज़्फ़ करने के हवाले से अदालत उज़्मा का रुख कर अर्जी दाखिल की है। मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से, जो कि साबिका शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के उस अमल का जिक्र कर रहे थे जो उनने गुज़श्ता दिनों किया था और मुखालफत की गई, जिसके तहत वो अदालत उज़्मा में एक अर्जी लेकर पहुंचे हैं कि कोई कुरान की एक आयत या 2 आयत इस तरह की बना कर दिखा दे, ला कर दिखा दे। चैलेंज करने का मकसद ये था कि ये कुरान जो है इंसानी ज़बान नहीं, इंसानी कलाम नहीं है, ये आसमानी किताब है, आसमानी कलाम है। इसके बराबर कोई कलाम हो ही नहीं सकता। और ये कुरान वो कुरान है जिसके बारे में कुरान खुद कहता है कि कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह ने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। जिस चीज़ की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ले ले, खुदा ले ले, भगवान ले ले, ईश्वर ले ले, उसको कौन मिटा सकता है। बड़ी बड़ी ताकतें आई, अंग्रेज ने कुरान के नुस्खे जलाए, ये सोचकर कि किताब ख़त्म हो जाएगी तो शायद इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ करोड़ों हाफिज दुनिया के अंदर ऐसे हैं इस कुरान के। ये दुनिया की पहली किताब है जिसके करोड़ों हाफिज आपको मिल जाएंगे और ऐसे हाफिज मिल जाएंगे कि एक नशिस्त में खड़े होकर पूरी कुरान को हाफिज जेर ज़बर की गलती किए बगैर पूरी कुरान पढ़ सकता है। ऐसी किताब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि साहब इसके अंदर तरमीम कर दी गई, इसके अंदर दूसरी चीज़ें घुसा दी गई या इसके अंदर जो है गलत चीज़ें डाल दी गई, नौज़ बिल्ला, ये तो ईमान से खारिज होने वाली बात है। ईमान का एक हिस्सा कुरान भी है, जिसका कुरान पर ईमान नहीं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, बहुत लोगों ने लगाए हैं, हमने देखा है कि उनका हशर ख़राब हुआ है।
मैं तो ये कहता हूं और कुरान भी कहता है कि किसी के भी धर्म को बुरा मत कहो, किसी के धर्म ग्रंथ को बुरा मत कहो, इसलिए कि वो उसकी आस्था है, वो उसको अपना दीन समझकर, अपना मजहब समझकर उस पर अमल करता है। आप कौन होते हैं किसी को बुरा कहने वाले? ये फैसला तो ईश्वर करेगा, खुदा करेगा कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन बुरा है, कौन गलत है। हम किसी को गलत सही कहने वाले नहीं हैं। इसलिए वसीम रिजवी ने जो इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगाए हैं कि इसमें 26 आयतें खलीफतुल मोमिनीन उमर, अबू बकर और उस्मान ने इसके अंदर नौज़बिल्लाह ऐड कर दी हैं, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उसको कुरान की समझ नहीं है, कुरान का पता नहीं, क्योंकि शिया आलिमों ने अपने मसलक से भी उसको निकाल दिया है और बल्कि शिया के बड़े आलिमों ने ये कहा है कि हमने इसको इस्लाम से भी खारिज कर दिया है। तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है उसके खिलाफ। कहीं ना कहीं सरकार की संपत्ति लेने के लिए इस तरह के बेहुदा बयानात और इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं ईडी और सीबीआई की जांच से बच जाऊं। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है देश के तंत्र पर कि ये आदमी बचेगा नहीं और जहन्नम रसीद होगा और बहुत जिल्लत की मौत मरेगा। जलसे श्रीगुफारा अनंतनाग में उस वक्त एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ताजा मिसाल सामने आई जब इलाके में कदीम मंदिर की मुरम्मत का जिम्मा कश्मीरी मुसलमानों ने उठाया। इस पेशरफ्त के ताल्लुक से गांव वालों ने कहा कि मंदिर की मुरम्मत का काम उस वक्त शुरू करने का फैसला लिया गया जब मंदिर की खस्ता हालत सुधारने के लिए लोगों ने इरादा किया और मजहबी आहंगी की फिजा कायम करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इन लोगों के मुताबिक एक बार जब मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा तो हिंदुओं को खास तौर पर पूजा के लिए आमदू किया जाएगा और मंदिर की तजदीद मुकम्मल होने से गांव में दो मजाहिब के लोगों में मौजूद सदियों पुरानी हम आहंगी को फरोग हासिल होगा। वातान सन प्रेन तजात तल भाईचारो असल क्या वनकस तम फोन कर तम कर हरस पे तम मुबारक कर तम ईज पे मुबारक कर रोजान ये डल सिरे बड़ बायन सत असल वोथन बिहान लकचार पे पोर्मुत इन मुलाजिम तम सान बचन तवन यन पे ओर चल तन पे सान बचन त मुश्किल क्या मुड़ यह हेचन कर क्या तलीम याफ्ता ओर मुड़े तम सत लकचार पे नंद तक मतलब वोथन बिहान बत खेवान इकट्ठे बड़ बरादरी सान असल वनकस तम रेस्पेक्ट कर चाय दिवान गर बत दिवान गर पे खुश। लोगों के घरों को चिरागा करने वाले घरों के जो लोग हैं उनके घरों के चिराग कैसे बुझ जाते हैं शायद हमें और आपको इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन जिला राजौरी के एक खानदान की दर्द भरी कहानी आपको बताते हैं। ये खानदान मौजूदा वक्त में अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। महकमा बिजली का एक आर्जी मुलाजिम जिसकी मौत जनवरी के महीने में उस वक्त हुई जब वो पोल पर चढ़कर बिजली की तरसीली लाइन की मुरम्मत में मसरूफ था, लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो आखिरी बार किसी इलाके के घरों को रोशन करने जा रहा है और खुद के घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझने वाला है। ये तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। कलयुग, जी हाँ, किसी समय में कहा जाता था कि कलयुग आएगा और शायद आ भी गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सवाल इंसानियत पर भी उठने लगी है क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि दुनिया में सब खत्म हो जाए लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? खैर, इस तस्वीर को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे। एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। इस तस्वीर में हमारे संवाददाता के बीच आपको एक बूढ़ा पिता, एक माँ और 6 बच्चे नजर आ रहे होंगे जिन पर अब पिता का साया भी नहीं। पिता की करंट लगने से मौत हो गई। बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया और अब मृत व्यक्ति के बूढ़े पिता में इतना दम नहीं कि वो इस परिवार का भरण पोषण कर सके। ये तस्वीरें सरकार पर तो सवाल खड़ा करती है, लेकिन उस इंसानियत पर भी सवाल खड़ा करती है जो समाज को दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आगे आकर मदद करता तो शायद ये रोती बिलखती आवाजें आपको सुनाई न पड़ती।
लोगों के घरों में रोशनी करने वालों के घरों में ही अंधेरा देखने को मिल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनवरी के महीने में थाना मंडी के इलाके में एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया, जिसमें महकमा बिजली में काम कर रहे एक आरजी मुलाजिम बिजली करंट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और आज हम उनके घर में पहुंचे हैं और इस घर की हम सबसे बड़ी बात आपको बताएं, उनके वालिद हैं हमारे साथ, इनको भी फालिज के मरीज हैं। ये उनकी बीवी और 6 बेटियां हैं इसकी, जिसकी मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन इसकी मौत हुई करंट लगने से, उसी दिन इसके घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। इस तरह 6 बेटियों का बाप जो इनके सर से साया उठने के बाद इस घर की हालत किस तरह की, हम आपसे इनको रूबरू करवाएंगे। बाबा जी, तुसाने मुंडे च करंट लगी सी, आज तुस तो बाद उसने लाख होने बाद तुसाने घर ना खर्चा किस तरह चलना पाया सर? ये में बस चलो मुझे अपनी कार को और के चले ये कारी को अपना कोई गारंटी नोट जो नोट करा जो मदद नहीं की, ना कोई जापान के ना गवर्नमेंट मदद करे। तो अब सवाल सरकार पर भी उठाने होंगे, क्योंकि सरकार को ये तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार है, प्रशासन है, लेकिन इलाके में रहने वाले लोगों की हालत ठीक नहीं। अगर ऐसे हालात किसी परिवार के हो तो प्रशासन के होने का कोई मतलब नहीं। कहाँ है वो नेता जो हर घर रोटी पहुंचाने की बात करते थे? कहाँ है वो उपराज्यपाल का प्रशासनिक अमला जो तमाम योजनाओं की बात करता रहा है? क्या कोई ऐसी योजना सरकार के पास नहीं जो 2 वक्त की रोटी इस परिवार तक पहुंचा सके? जवाब है, योजनाएं तो हैं, लेकिन दिखावे के लिए। ऐसी सरकार पर धिक्कार है जो अपनी प्रजा के हालात सुधार ही न सके। डिपार्टमेंट ने तरफ से कोई मदद की थी इस वाली मामले में? बात डिपार्टमेंट ने भाई मैं तमने के जो 10,000 रुपये दी तो और कख नहीं दी तो किसी ने बस यही कि देंगा दी तो हाले कख नहीं। जिस दिन उन्होंने मौत हुई, जिस दिन करंट लगी उन्होंने, क्योंकि बच्ची उससे दिन पैदा हुई थी, और तुझे किस टाइम पता लगा सी? सही 12 बजे पता लगा, घरों गया से 9 बजे, 12 बजे सही पता लगा। उस तो बाद कोई डिपार्टमेंट ना बंदा इधर नहीं को लाया? कोई नहीं आया। आज 6 बच्चियां तुसा नहीं है, छोटियां छोटियां बच्चियां 3 बार किस तरह गुजरो नहीं तुसानी? फिर अल्लाह ने सहारा है या फिर गवर्नमेंट कोई मदद कर सकता है, अल्लाह ने सहारा है और कोई सहारा नहीं। अल्लाह तो बगैर कोई सहारा नहीं। फिर बच्चा वैद उसने सहारा हो, बच्चियां ने के सहारा है? कोई कख नहीं। जिन्नी तू सद्या जिसको ना कवाल दे कृषि दे इस सामने आज दिन तोड़ी इस घर के सामने किसे बाजार में किसे जवाब नहीं लबा। होया कैसे उसने सारा मसला? साथ के लाया हा जने उन्नी सद्या डिप्टी उनकी थी पंगाई में, उन्नी उस दिन सद्या हा ई तानो जिसले उन्नी फोन कियो वे तो कल रात भी फोन करता रहे, सवेरा भी फोन कियो ती तान का पावर ठीक करनी। बस पावर ठीक करन गया उनका तो ताई 12 बजे घर को लोग जमा हो, पतो लगो फोन आए जे बेहा पोर खत्म होया। तो ये महिला अपनी भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। दर्द की भाषा सबको समझ में आती है जनाब, सरकार को भी ये दर्द समझ आता है, लेकिन वो दर्द पर मरहम लगाने नहीं जानते। हाँ जानते हैं तो दर्द पर नमक छिड़कना जो सरकारों को बखूबी आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि सरकारों को इसमें महारत हासिल है। लेकिन कहते हैं ना, हर दर्द का इलाज होता है, पर इस दर्द का इलाज ना तो कोई इंसानियत दिखाकर करना चाहता है और ना ही कोई सरकार में बैठा मंत्री। बढ़ते आगे बात बारामूला की, जहां पर जिला बारामूला में जिलना इलाके में आग वारदात में भारी नुकसान हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक रात 9:30 बजे के करीब आग की वारदात नमूदार हुई, जिसमें एक दुकान खाकस्तर हुई। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की मांग की है, जहां पर बताया जाता है कि काफी ज्यादा नुकसान इस वक्त हुआ है। कितने बजे ये हादसा हुआ है? तकरीबन 9:30 से ऊपर एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इतना धुआं पूरी बस्ती में फैल गया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर एक दो दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे, थोड़ा दूर इस एरिया से थोड़ा दूर ही, उन्होंने ही फिर इन्फॉर्म किया पूरी बस्ती को। ये कितने बजे हुआ ये? तकरीबन 9:30 के ऊपर।
तो उसके बाद फायर सर्विस हमला, उसके बाद फायर सर्विस भी आया, लेकिन तब तक लोकल यहाँ पे जमा थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पता ही आनन फानन ये सारा खक्षतर हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये बेचारा पढ़ा लिखा एक लड़का था, इसने कुछ लोन शोन बैंक से लिया था, अपनी बिजनेस संभाल रहा था, तो हम चाहते हैं कि इसको बेचारे को थोड़ा सा भरपूर मुआवजा इसका मिलना चाहिए बेचारे को, और ये भी चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे जो कोशिश करने वाले लड़के हो इनको कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। क्या उसके बाद जिला इंतजामिया की टीम यहाँ पे पहुँची? उस वक्त यहाँ पे जो लोकल पुलिस थी वो यहाँ पे पहुँची, और मेरे ख्याल से आर्मी भी थी, फायर सर्विस भी आया। इंतजामिया का कोई आया आपके पास? ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मेरे ख्याल से पुलिस का एक डीओ आया था। जरूरत माल किस बजे लोग ये ना आए? 9:30 बजे अच्छा। तो तम पतन वो तो फायर सर्विस हम लोग तम पत वोत फर्स्ट तम पत पत वोत पत बस घर तो पत घर तो स्कूल सत पत गए वापस इस नाथ जंग क्या कोता क्या नुकसान को लगा? शुमार नुकसान अंदाजे का तो जिला टीम वो से और हाँ। अभी तक की खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।